गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे हम लोग आपके पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर नंबर 6 रीड करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम क्रिमिनल और जस्टिस, जो हमारी न्यायपालिका और उसकी व्यवस्था है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट होने से आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। इसके साथ में ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगी। जस्टिस टू दोज हु हैव कमिटेड क्राइम्स, मतलब जो आपराधिक न्याय है वो प्रोवाइड करना, एंड टू इम्पोज द पेनल्टीज एंड टू कंट्रोल द क्राइम एंड टू मिनिमाइज द क्राइम। अब देखिए, अगर किसी क्रिमिनल को सज़ा नहीं होगी तो वो हमारे समाज के कुछ लोगों को बैड तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसीलिए क्रिमिनल को पेनल्टी देना ज़रूरी होता है, और क्रिमिनल को पेनल्टी उस हिसाब से दी जाती है जिस हिसाब से उसका क्राइम होता है ना। तो यही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसको पढ़ेंगे हम, और किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है दोज हु आर इनोसेंट, और जिनको फंसा दिया जाता है एक केस में, तो उसको भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कोर्ट में भाषाएं होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से आम आदमी के साथ खेला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस स्टोरी से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से, फिर हम उस स्टोरी पर भी जाएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को पढ़ पाएँ। When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. That means कि हम जब किसी भी इंसान को लॉज वॉयलेट करते हुए देखते हैं, कानून को तोड़ते हुए देखते हैं, वॉयलेट का मतलब है तोड़ना, लॉ का मतलब है कानून। तो जब हम किसी को लॉ तोड़ते हुए देखते हैं तो हम इमीडिएटली क्या सोचते हैं कि पुलिस को खबर कर दी जाए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। और देखिए, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर भी देते हैं ना, तो आप एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाते हैं, क्योंकि आपने उस अपराध को वहीं रोक दिया पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद। यू माइट हैव सीन ईदर इन रियल लाइफ और इन मूवीज़ पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स। आपने टीवी में एंड रियल लाइफ में ये देखा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जहाँ पर अपराध होता है वहाँ पर आते हैं, और फिर जो केस बनता है, जो रिपोर्ट बनती है, उसकी फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग का मतलब होता है केस को दर्ज करना। ओके, लिखित में दर्ज करते हैं ना पुलिस लोग, क्या करते हैं, वो लिखते हैं जो कि किस किस ने क्या क्या अपराध किया है, कहाँ पर अपराध हुआ है, ये सब डिटेल लिखी जाती हैं, फाइल की जाती हैं, एंड उस इंसान को अरेस्ट करते हैं जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। अब ये सब चीज़ें जो हम रियलिटी में देखते हैं एंड जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि जो पुलिस हैं वो ही इंसान को क्या करते हैं, अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। तो हम जब ये सब रोल पुलिस के देखते हैं तो हमें एक इल्यूज़न आता है हमारे माइंड में, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या पुलिस ही है जो ये डिसाइड करती है वेदर द पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट, कि सामने वाला जो पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं है, वो आपराधिक है या नहीं है, या फिर वो दोषी है या नहीं है। तो हमें लगता है कि पुलिस ही रिपोर्ट को फाइल करती है, पुलिस ही उस इंसान को अरेस्ट करती है, जेल में बंद कर देती है। तो इसका मतलब है कि पुलिस ही है जो जस्टिस प्रोवाइड करती है एंड ये डिसाइड करती है कि क्या सामने वाले इंसान ने अपराध किया है या नहीं किया है। तो हमें इस चीज़ की कन्फ्यूज़न होने लगती है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू, लेकिन रियलिटी कुछ और है। पुलिस ये डिसाइड नहीं करती कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है, ये डिसाइड किया जाता है कोर्ट में जज के द्वारा। आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। दैट मीन्स कि वो जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो दोषी है या नहीं है। ये कहाँ डिसाइड होता है, ये अदालतों में डिसाइड होता है। सो इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये अदालतें ही हैं जहाँ पर जज होते हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर द एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड का मतलब है जिस पर आरोप लगाए गए हैं, तो जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो इंसान दोषी है या नहीं है, गिल्टी है या नहीं है, ये डिसाइड किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम, हर एक वो नागरिक जिन पर
चार्ज लगाया गया है, आरोप का चार्ज लगाया गया है, हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल, उस नागरिक को ये अधिकार है कि उसे फेयर ट्रायल दिया जाए। फेयर ट्रायल का मतलब क्या होगा? देखिए, पहले तो यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल का मतलब समझिए। एवरी इंडिविजुअल का मतलब है कि यहाँ पर कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है कि कोई पर्सन रिच है या पुअर है। यहाँ पर बात है कि हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसके पास ये राइट है कि उसकी निष्पक्ष सुनवाई होगी, उसके साथ फेयर ट्रायल किया जाएगा। अब मैं फेयर ट्रायल का मीनिंग आपको बताती हूँ छोटे से शब्दों में। फेयर ट्रायल का मतलब है कि जज जो हैं वो दोनों पक्षों को सुने। एक तो जिसने आरोप लगाया है उसको भी सुने, जिस पर आरोप लगाया गया है उसको भी सुने, और फिर जो जज हैं वो कंक्लूजन पर एकदम से जंप ना करके इम्पार्शल रहे, मतलब पक्षपात ना करें, पूरे एविडेंसेस को देखें एंड देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस कि कौन गलत है कौन सही है। इसे फेयर ट्रायल कहा जाता है। एंड मैं अगर इससे भी और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जिस पर आरोप लगाया गया है उसे ये मौका दिया जाए कि वो गिल्टी नहीं है, ये साबित करने का, उसे फेयर ट्रायल कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर आपने आरोप लगाया और जज ने उसे सज़ा सुना दी। नो, उसको भी मौका दिया जाएगा ये साबित करने का कि वो आरोपी नहीं है। ओके, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखा है। हम देखेंगे कि फेयर ट्रायल कैसे लिया जाता है और फेयर ट्रायल का मतलब क्या है। एफआईआर के बारे में जानेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जानेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदी में सरकारी वकील कहा जाता है। एंड इन दिस चैप्टर वी यूज़ अ फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट। फिक्शनल केस का मतलब है वो केस जो रियल नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर काल्पनिक तौर से एक केस बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड ये समझाने की कोशिश की है, उन प्रोसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि हर एक इंडिविजुअल का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन ये केस फिक्शनल है, दैट मीन्स कि ये स्टोरी रियल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसेस दिखाया गया है वो भी फिक्शनल है। नो, एक अनरियल स्टोरी के थ्रू आपको रियल प्रोसेस समझाया गया है कि किस तरीके से कोर्ट में केस को लड़ा जाता है, वो रियल है यहाँ पर। ओके, तो जो भी आप इस केस में देखेंगे वैसे ही केस मोस्टली लड़े जाते हैं कोर्ट में। तो जो प्रोसेस हमें फिक्शनल केस में देखने को मिलेगा वैसे ही ज़्यादातर केसेस में सेम प्रोसेस यूज़ किया जाता है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ क्रूशियल। दैट मीन्स कि जो हम ये प्रोसेस जानेंगे इसमें हमें एक तो ये पता चलेगा कि हर एक जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और इससे आपको एक अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी, अवेयरनेस भी आएगी। क्यों? क्योंकि कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो सिस्टम है किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ये जो प्रोसेस है किस तरीके से फॉलो किया जाता है, उस चीज़ को लेकर आप ऑलरेडी अवेयर हो। तो इसीलिए इस प्रोसेस में हमें हर एक इंडिविजुअल के बारे में पता चलेगा कि हर एक इंडिविजुअल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। एंड हमें अलग अलग लोगों की भूमिकाओं के बारे में जानने को मिलेगा। अगर कभी आपको ऐसा मौका मिला तो आपके पास ये जानकारी जो आप इस केस में पढ़ेंगे ये बहुत यूज़फुल साबित होगी, बहुत उपयोगी साबित होगी। तो इसीलिए इस केस को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। मुंबई में एक अपार्टमेंट है जहाँ पर ये मिस्टर शिंदे रहते हैं और इनकी जो वाइफ है मिसेस शिंदे वो रहती हैं, और इनकी एक मेड होती है शांति हेमब्राम। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो मिसेस शिंदे हैं वो शी वॉज गेटिंग ड्रेस्ड, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को एक शादी समारोह में जाना था, एक वेडिंग सेरेमनी में जाना था। तो जब वो तैयार हो रही होती हैं मिसेस शिंदे, तो उनको अपनी गोल्ड चेन नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर वो सोचती हैं सभी जगह ढूंढ के कि आई एम श्योर कि मैंने उसे ड्रॉर में ही रखा था, किसे, गोल्ड चेन को, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो कहाँ गई। अब इतने में
उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर शिंदे वो आते हैं और वो कहते हैं हरी अप, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। इतने में जो मिसेस शिंदे हैं वो कहती हैं कि आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, कि मुझे मेरी जो सोने की चेन है वो नहीं मिल रही है और ना ही वो ड्रॉर में है, जबकि मैंने तो उसे ड्रॉर में रखा था। अब इसी बात पर वो कहती हैं कि आई सस्पेक्ट शांति माइट हैव स्टोलन इट। अब इस वर्ड पर ध्यान देना, आई सस्पेक्ट, इन्होंने बोला आई सस्पेक्ट, इन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम श्योर वो शांति ने ली है या मैंने देखा है कि वो शांति ने चेन चुराई है, बट वो यहाँ पर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे शांति पर सस्पेक्ट है, दैट मीन्स मुझे संदेह है कि वो शांति ने चुराई है। और शांति कौन है? जो इनकी मेड हैं। तो यहाँ पर वो शांति पर सस्पेक्ट करती हैं एंड वो कहती हैं कि शांति आजकल मेरे रूम में ज़्यादा ही समय लगाती है डस्टिंग वगैरह करने में। शांति हेमब्रह्म पिछले 3 साल से मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के यहाँ काम कर रही हैं। अब यहाँ पर जो मिसेस शिंदे है वो कहती है कि शांति क्या तुमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, वो भी मेरी सोने की चेन चुराई है तुमने। ब्रिंग योर ट्रंक, कि तुम अपना ट्रंक लेकर आओ जिसमें तुम अपना सामान रखती हो। आई वॉन्ट टू सर्च इट, कि मैं उसकी तलाशी लेना चाहती हूँ। वी हैव कॉल्ड द पुलिस, और हमने ऑलरेडी पुलिस को भी कॉल कर दिया है। इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, अगर तुम्हारे पास चेन है तो उसे अभी के अभी वापस लौटा दो। अब यहाँ पर जो मिसेस शिंदे है वो शांति को थ्रेटन करती है कि अगर तुम्हारे पास चेन है तो उसे अभी वापस लौटा दो। अब यहाँ पर जो शांति है वो कहती है मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, कि मैंने तो नहीं चुराई है आपकी चेन और ना ही मैंने कोई चोरी की है। मिस्टर शिंदे सर्चेज शांति ट्रंक। अब जब शांति अपना ट्रंक लेकर आती है जिसमें शांति अपना सामान रखती है, जैसे कि कपड़े रखती है या अदर स्टफ रखती है, तो जो मिस्टर शिंदे हैं वो उनका ट्रंक चेक करते हैं शांति का। अब जब वो ट्रंक को चेक करते हैं तो उसमें एक एनवेलप मिलता है। एनवेलप का मतलब होता है एक लिफाफा, ओके, जिसमें 10,000 रुपीज़ थे। अब इतने में जब उन्होंने 10,000 रुपये देखे शांति के ट्रंक में, तो जो मिस्टर शिंदे हैं वो चिल्लाते हैं शांति पर। स्क्रीम्स का मतलब होता है चिल्लाना, ही स्क्रीम्स एट शांति, और वो कहते हैं कि ये जो चेन है, इस चेन को बेचकर इसने 10,000 रुपये इकट्ठे किए हैं और ये 10,000 रुपये इस चेन को बेचकर ही आए हैं। तो यहाँ पर जो शांति है वो अपने डिफेंस में क्या कहती है उसको सुनिए। एंड शी सेज दैट साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर, कि हम पिछले साल से पैसा जमा कर रहे हैं और हम ये पैसा इसलिए जमा कर रहे हैं ताकि जब हम गाँव जाएं वी वॉन्ट टू बाय अ बुल, कि हम एक बैल खरीद लें। मैडम आई एम इनोसेंट, कि मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने तो चोरी नहीं की। यहाँ पर वो दोबारा से इस बात को रिपीट करती हैं। मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का जो शक था वो यकीन में तब बदल जाता है जब वो 10,000 रुपये का एनवेलोप शांति की ट्रंक में देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चेन बेचकर शांति ये 10,000 रुपये अपने पास इकट्ठा करे हुए है। अब जो मिस्टर शिंदे हैं मीनवाइल वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और यहाँ पर पुलिसमैन उनसे पूछते हैं कि जी कहिए क्या काम है। मिस्टर शिंदे कहते हैं आई हैव कम टू फाइल एन FIR। FIR क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? FIR सबसे पहले किसको दी जाती है? पुलिस को, है ना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने किसको दी? पुलिस को। तो यहाँ पर वो FIR लिखवाने आते हैं एंड ही सेज कि मेरे घर में चोरी हुई है, जो हमारी मेड शांति है उसने मेरी वाइफ का नेकलेस चुरा लिया है। अब जो भी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का बयान होता है वो यहाँ पर रिकॉर्ड में लिखा जाता है। सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR। अब जो FIR लिखवाई जाती है उसमें ये सब लिखा जाता है कि किस पर संदेह है, किस पर सस्पेक्ट है, किसने क्या चीज़ चुराई है, कब चुराई है। तो ये सारे बयान जो हैं वो रिटन में लिखे जाते हैं। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। मिस्टर शिंदे घर आते हैं सब इंस्पेक्टर राव के साथ। सब इंस्पेक्टर राव कहते हैं आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट, कि जो भी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ने जो बयान दिए हैं इस चोरी के बारे में उसको अब मैं दर्ज करूँगा लिखित में। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। तो बयान दर्ज किए जाते हैं और रिटन में किए जाते हैं
और जो बयान होते हैं ये उसके लिए जाते हैं जिसने आरोप लगाया हो, और किसके बारे में लिखे जाते हैं, जिस पर आरोप लगाया है। जैसे कि आरोप लगाने वाले यहाँ पर है मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, तो इनके बयान लिखे। किसके बारे में लिखे? शांति के बारे में, जो उनकी मेड थी, जिस पर आरोप लगाया गया है। और यहाँ पर राव कहते हैं, जो सब इंस्पेक्टर राव है, कि जो ये एनवेलोप आपको 10,000 रुपये का मिला है, इसको मैं सबूत के तौर पर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, एंड साथ ही साथ मैं शांति को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। नाउ दिस पुअर शांति, शी एक्चुअली प्लीड्स इन फ्रंट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, एंड वो रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ डू नॉट लेट हिम टेक मी, कि मुझे थाने मत जाने दीजिए, मैंने कोई चेन नहीं चुराई है, और जो भी ये पैसा है दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी, कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। जब शांति को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है तो जो शांति के ब्रदर हैं सुशील, जब उनको पता चलता है वो पुलिस स्टेशन आते हैं, एंड वो भी प्लीड करते हैं एसआई राव से, सब इंस्पेक्टर राव के सामने वो विनती करते हैं। प्लीड्स का मतलब होता है विनती करना, और वो कहते हैं कि प्लीज़ शांति को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर राव कहते हैं कि वो जो तुम्हारी सिस्टर हैं शांति, उनको अरेस्ट किया गया है फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन, कि उसने सोने की चेन चुराई है, एंड यू कैन गो टू कोर्ट, तुम अदालत जाओ, गेट द बेल ऑर्डर, और जमानत ले लो, हम उसे छोड़ देंगे, जमानत का आदेश लेकर आओ तुम कोर्ट से। अब यहाँ पर देखिए, बेल ऑर्डर जो है वो कहाँ से लिया जाता है? अदालत से लिया जाता है। ये चीज़ें भी आपको छोटी छोटी हैं, ये याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर राव वो क्या कहते हैं कि अदालत जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाकर बेल ऑर्डर लेकर आओ, और जब तुम्हारे पास बेल ऑर्डर आ जाएगा वो हमें दिखाओ, हम छोड़ देंगे। अब जो पुलिस कहती है कि बेल ऑर्डर लेकर आओ, इसी बात के रिप्लाई में सुशील कहते हैं बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर, कि मैं एक वकील करने के लिए, वकील को हायर करने के लिए उस वकील की फ़ीस कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वकीलों की फ़ीस कितनी होती है। अब जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर कहते हैं हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और उसका जमानती कौन बनेगा, क्योंकि जो सारा पैसा है वो तो आपने ले लिया, जो हमने सेव कर रखा था 10,000 रुपये वो तो आपने रख लिए हैं, तो हमारे पास तो अभी कोई और पैसा है नहीं, हम तो गरीब इंसान हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक इनोसेंट पीपल को बलपूर्वक रखा जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। एसआई राव फोर्सिबली कीप सुशील इन पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। अब एसआई राव पुलिस में है तो ऑब्वियसली उनके पास पावर है, तो वो फोर्सिबली मतलब बलपूर्वक अपनी पावर का यूज़ करके सुशील को 2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन में रखते हैं, जबकि सुशील का ना तो किसी केस में कुछ नाम था, ना उस पर कोई आरोप लगा था। एंड सुशील इज़ अब्यूज्ड बिटन बाय एसआई राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल। सुशील को खूब गालियां दी जाती हैं, बिटन का मतलब होता है मारना पीटना, उसे खूब मारा पीटा जाता है, एसआई राव भी उसे मारते हैं, एंड जो अदर पुलिस कांस्टेबल होते हैं उसी थाने से जो बिलोंग करते हैं वो भी उसे मारते हैं। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस। अब वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि जो सुशील है वो ये कन्फेस कर ले, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, कि वो ये कन्फेस कर ले कि सुशील और उसकी सिस्टर शांति ये लोग गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट के हेड हैं, मतलब ये एक गैंग चला रहे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स का, ये दोनों भाई बहन मिलकर एक गैंग चला रहे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स का। अब ये गैंग क्या करता है, ये गैंग जहाँ भी काम करते हैं, जिन घरों में ये काम करते हैं वहाँ से ये ज्वेलरी चुराते हैं। तो ऐसा झूठा आरोप उस पर लगाया गया और उसको मारा पीटा गया और कोशिश की गई कि ये इस इल्ज़ाम को कबूल कर ले। There have been other complaints of theft of jewelry from शिंदेज नेबरहुड, एंड शिंदे के जो नेबरहुड हैं उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी कुछ शिकायतें दर्ज की हुई थी कि हमारे घरों से भी ज्वेलरी की चोरी हुई है। तो इसीलिए वो यहाँ पर सुशील पर दबाव बनाते हैं कि वो ये कबूल कर ले कि उन्होंने ही या उनके गैंग ने ही सभी लोगों के घर से ये ज्वेलरी चुराई है। लेकिन जो सुशील है ही कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ एन इनोसेंट, कि वो एक इनोसेंट सा फैक्ट्री वर्कर है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है और वो इनोसेंट है। एंड द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। अब वो 2 दिन तक यही चीज़ें दोहराता रहा सुशील बार बार कि मैं निर्दोष हूँ और मैं फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। तो जब वो 2 दिन तक बार बार यही चीज़ रिपीट करता है तो पुलिस उसे 2 दिन के बाद छोड़ देती है। अब माना कि उसे 2 दिन के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से
एक पुअर इंसान को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है फोर्सिबली, बल का यूज़ करके। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये डेट्स दी गई हैं इनको ध्यान में रखना। कहने का मतलब है कि डेट्स जरूर आपने देखनी है, आपको इससे पता लगेगा कि कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है कोर्ट का और शांति को कितने टाइम बाद जस्टिस मिला। डेट्स आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ ध्यान रखने के लिए है कि कितना लंबा प्रोसेस होता है कोर्ट का। जैसे कि मैंने अबव डेट आपको बताई नहीं है, वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 12 जुलाई 2006 को शांति को पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। फिर ठीक उसके 7 दिन बाद 15 जुलाई 2006 को क्या हुआ कि जो सुशील हैं शांति के ब्रदर, वो पुलिस स्टेशन गए और वो विनती करते हैं पुलिस के आगे कि उनकी सिस्टर शांति को छोड़ दें क्योंकि वो बेगुनाह है। फिर देखिए 15 जुलाई के बाद आ गया है अब टाइम 23 अगस्त 2006 का। तो लगभग 1 महीने तक जो इनोसेंट शांति थी, शी स्टिल बिहाइंड द बार्स, वो अभी भी सलाखों के पीछे थी जबकि उसने कुछ नहीं किया था। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद कोर्ट ने शांति को बेल के लिए बोल दिया कि अब आप जमानत ले सकते हो। तो उसे ये मंजूरी दे दी कि अगर आप 20,000 रुपये जमा कर सकते हो तो हम आपको रिलीज़ कर देंगे, आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन कोई भी 20,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी शांति का जमानती बनने के लिए तैयार नहीं था। जमानती कौन होता है? जो जमानत भरता है, मतलब जो जमानत का पैसा भरता है। हुआ ये कि अब कोई था नहीं शांति के लिए पैसा भरने के लिए, तो अभी भी वो जेल में ही थी। स्टिल शी वॉज बिहाइंड द बार्स। तो इसी वजह से वो बहुत सदमे में आ गई थी। शी इज़ वेरी ट्रोमेटाइज्ड। ट्रोमेटाइज्ड का मतलब होता है सदमा आना, एकदम ऐसे थोड़ी हालत ख़राब हो जाना, परेशान होना, डरना। तो इसीलिए वो वरिड थी कि अब मुकदमे में क्या होगा, ट्रायल में क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। व्हाट विल हैपन टू मी, मेरा अब क्या होगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम ने मुझ पर शक किया, सस्पेक्ट किया, संदेह किया और इसी वजह से मैं आज सलाखों के पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड द बार्स, जबकि आई एम इनोसेंट, कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। साथ ही साथ वो उस पैसे के बारे में सोचती है जो पैसा सबराव इंस्पेक्टर लेकर चले गए थे, कि हम लोगों ने जो पैसा बचाया था अब वो क्या पैसा हमें मिल पाएगा दोबारा। तो इन सब चीज़ों के बारे में शांति यहाँ पर सोच रही थी। अब टाइम है 14/9/2006, मतलब अब बात हो रही है 14 सितंबर की। नाउ अब क्या होता है कि 14 सितंबर 2006 में ये जो केस है शांति का, ये मुकदमे के लिए चला जाता है। मतलब अब दोनों के लॉयर्स होंगे, एक आरोप लगाएगा और एक डिफेंस करेगा और मुकदमे में सुनवाई होगी। एक तो उसकी सुनवाई होगी जिसने आरोप लगाया है और उसकी सुनवाई होगी जिस पर आरोप लगा है। तो ये केस जो है वो अब कोर्ट में जाता है ट्रायल के लिए। अब उसके लिए पुलिस को क्या करना पड़ता है, जो चार्जशीट होती है वो कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो भी शांति के खिलाफ जितने भी आरोप थे वो पुलिस ने सारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट किए। द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट्स कोर्ट कौन से होते हैं? जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। और चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र। देखिए, चार्जेस को हिंदी में आरोप कहा जाता है, कानूनी भाषा में इसे आरोप कहा जाता है। और चार्जशीट का मतलब होता है एक ऐसी शीट जिस पर आरोप लगे हुए हों। तो यहाँ पर शांति की बात हो रही है, तो शांति के खिलाफ जो भी आरोप लिखे हुए थे उस शीट पर, उसे कहा जाएगा चार्जशीट। तो पुलिस ने इस चार्जशीट को मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सबमिट किया। अब जो कोर्ट है वो चार्जशीट की एक कॉपी शांति को भी देती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि शांति को ये कॉपी क्यों दी जाती है। जिस पर भी आरोप लगाए जाते हैं, जो आरोपी होता है, जिसे कटघरे में खड़ा किया जाता है, हमेशा कोर्ट उसको ये बताती है कि आपके खिलाफ किसने बयान दिया है और आपके खिलाफ क्या क्या बयान लिखा गया है और क्या क्या इल्ज़ाम दिए गए हैं आपके खिलाफ। तो ये सब चीज़ कोर्ट उसको बताती है और ये एक राइट भी होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो कोई इनोसेंट हो, जो भी कटघरे में खड़ा है उसके पास ये राइट है कि उसे पता होना चाहिए कि उस पर क्या आरोप लग रहे हैं। तो इसी वजह से कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी शांति को दी, ताकि शांति को पता चले कि जो भी
गवाहों के बयान हैं, किस किस ने बयान लिखे हैं, कौन कौन गवाह बनकर आगे आए। अब शांति जो है वो कोर्ट को बोलती हैं शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। दैट मीन्स कि उसके पास कोई वकील नहीं है जो उसे डिफेंड कर पाए। डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाना, कि कोई भी लॉयर नहीं है उनके पास, ना ही वो कोई लॉयर हायर कर सकती हैं क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। और इसीलिए यहाँ पर वो कोर्ट से मांग करती हैं कि उन्हें एक लॉयर चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई लॉयर है नहीं जो उन्हें इस झूठे केस से बचा सके। तो यहाँ पर देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय। अब मैजिस्ट्रेट मतलब जो कोर्ट है उसके जो मैजिस्ट्रेट हैं वो शांति को कमला रॉय अपॉइंट कर देते हैं। कमला रॉय एक सरकारी वकील होती हैं, तो वो कमला रॉय जो हैं वो शांति के लिए अपॉइंट कर दी जाती है ताकि वो शांति के डिफेंस में लड़े, शांति के बचाव में लड़े। और जो कमला रॉय हैं इसका एक्सपेंस, इसका खर्चा कौन उठाएगा? सरकार इसका खर्चा उठाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 है उसके अकॉर्डिंग एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, कि हर एक पर्सन के पास मौलिक अधिकार है कि वो अपना बचाव एक वकील के जरिए कर सकता है। और ये अधिकार हर एक इंडिविजुअल का है और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब एग्जामिनर आपसे किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख के पूछ लेंगे कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है, तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, या फिर ये पूछ लेंगे कि आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। तो आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको एक स्टेटमेंट पर टिक करना है। तो इसीलिए आपको ये आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है। अब आर्टिकल 22 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट। मतलब आर्टिकल 39A एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी देता है स्टेट को, दैट मीन्स राज्य को, टू प्रोवाइड अ लॉयर, कि लॉयर प्रोवाइड करे। बट किसको? जो सिटीजन या तो गरीबी में हो, लाइक पॉवर्टी में हो, या फिर डिसेबल हो, कि वो लॉयर को हायर नहीं कर सकते, कि वो एक वकील नहीं रख सकते, वकील को हायर नहीं कर सकते, उसकी फीस नहीं दे सकते। तो 39A का कहने का मतलब है कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये राज्य की ड्यूटी होगी कि उन गरीब लोगों को या उन डिसेबल लोगों को वकील प्रोवाइड करे जो लोग वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील को रख नहीं सकते अपने डिफेंड में। और ये इसलिए किया गया क्योंकि आर्टिकल 22 में ये मौलिक अधिकार सभी लोगों के पास है कि वो वकील के जरिए अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखना। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन द कोर्ट। एडवोकेट कमला रॉय शांति से मिलती हैं कोर्ट में। अब मैं यहाँ पर दोबारा से आपको दोनों आर्टिकल जोड़ के बताऊंगी कि किस तरीके से ये आर्टिकल इस स्टोरी में फिट होते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि हर एक सिटीज़न के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो अपना बचाव एक वकील के ज़रिए कर सकता है। अब हर एक इंसान का ये मौलिक अधिकार है, चाहे वो पुअर हो, रिच पीपल हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर शांति का भी ये मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। तो जब एक गरीब इंसान की बात आती है, एक डिसेबल इंसान की बात आती है, तो वो लॉयर के लिए पैसे नहीं जोड़ पाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 39A उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पुअर या फिर डिसेबल इंसान को लॉयर प्रोवाइड करे, एक डिफेंस लॉयर दे, ताकि वो अपना बचाव कर पाए, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए कमला रॉय जो है वो अपॉइंट की गई थी शांति के लिए, और ये एक डिफेंस लॉयर कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये शांति का बचाव करेंगी। यहाँ पर शांति एडवोकेट कमला रॉय को बोलती हैं, हेयर आर माई केस पेपर्स। केस पेपर्स का मतलब होता है जो मुकदमे के कागज़ होते हैं। अब वो कहती हैं कि मुझे फॉल्सली अक्यूज़ किया गया है। फॉल्सली मतलब झूठा, अक्यूज़ड का मतलब होता है आरोप, कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। और जो सुशील होते हैं, जो कि किसके ब्रदर हैं? शांति के ब्रदर। तो सुशील कहते हैं कि जो इनके मालिक हैं उन्होंने
शांति के ट्रंक में 10,000 रुपये देखे और उनको लगा कि ये जो 10,000 रुपये हैं ये चेन बेचकर लाए गए हैं, जबकि ये हम दोनों की मेहनत की कमाई थी और उसमें से हमने कुछ पैसे बचाए हुए थे। तो यहाँ पर वो सारी स्टोरी कमला को बताते हैं जो एडवोकेट होती हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कहाँ ये केस स्टार्ट हुआ था जुलाई में और अब बात आ गई है 11 दिसंबर की। सोचने वाली बात है कितना लंबा प्रोसेस होता है। The court frames charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money 10,000 rupees got from selling stolen property against Shanti. That means कि यहाँ पर कोर्ट शांति पर यह आरोप लगाती है कि उन्होंने मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन चुराई है और इस चेन को बेचकर शांति ने 10,000 रुपये लिए हैं और ये 10,000 रुपये चेन बेचकर उसके पास आए हैं। तो यहाँ पर शांति अपने डिफेंड में कहती है, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, एंड मेरी सुनवाई हो। आई क्लेम ट्रायल का मतलब है कि मेरी भी सुनवाई हो। अब मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर मुकदमा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सरकारी वकील कहा जाता है, अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। दैट मीन्स कि वो राज्य की तरफ से केस में मुकदमे में हाजिर होता है, कि जो सरकारी वकील है वो राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट क्यों लिखा है, राइट? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, इन वकीलों को चुना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू रिप्रेजेंट केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ताकि वो केसेस को रिप्रेजेंट कर सकें राज्य की तरफ से और जनता की तरफ से इन क्रिमिनल ट्रायल्स। कि क्रिमिनल्स की जब सुनवाई हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है वो राज्य की तरफ से मुकदमा लड़े। दैट मीन्स कि जिसने अपराध किया है वो एक तरफ और जो देश की जनता है वो एक तरफ, इसीलिए यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट कहा गया है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसका मेन काम है देश की जनता को जस्टिस प्रोवाइड करना, एंड इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इम्पार्शियल हों, मतलब बिना पक्षपात के काम करें, और सभी जो एविडेंसेस हैं, सभी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल हो, सही हो, पुख्ता सबूत हो, और ये सब सबूत जो है वो जज के सामने प्रेजेंट करें ताकि एक करेक्ट जजमेंट दिया जा सके, एक सही फैसला किया जा सके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट कहा जाता है। नाउ दिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेस। अब जो ये सरकारी वकील हैं ये मिसेस एंड मिस्टर शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करते हैं। अब यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो मिसेस शिंदे से पूछते हैं, सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग, कि आपकी जो गोल्ड चेन है वो किस तरीके से गायब हुई। तो यहाँ पर जो मिसेस शिंदे हैं वो सारी स्टोरी बताती हैं कि मैंने अपनी चेन को ड्रॉअर में रखा था, दराज में रखा था, जिसे शांति ने चुरा लिया, क्योंकि शांति के अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर से मेरे रूम में नहीं आता। आउटसाइडर का मतलब है जो बाहर का व्यक्ति होगा, तो कोई भी शांति के अलावा मेरे रूम में नहीं आता है। और हमने जब शांति का ट्रंक चेक किया तो हमने पाया कि वहाँ पर 10,000 रुपये थे, और यह शांति को पैसा तब मिला जब उसने मेरी चेन बेची है, तो इसीलिए वो एक थीफ है, वो एक चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट कमला रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। अब मिसेस शिंदे से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है जब क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं और बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वकील के द्वारा, और ये अपोजिट पार्टी के मेंबर से पूछे जाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। यहाँ पर जो एडवोकेट कमला रॉय हैं वो मिसेस शिंदे को कहती हैं, सो what you are basically saying is that you did not see शांति steal the chain। that means कि आप कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा और ना ही आपने उसके पास वो चेन देखी है। ऑल्सो इन द 3 years कि पिछले 3 साल से शी हैज़ वर्कड फॉर यू, कि वो आपके घर में काम कर रही है और आज तक कुछ भी उसने चोरी नहीं किया और ना ही आपके घर से कुछ चोरी हुआ है। You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month, और तुम भी उसे हर महीने 1,000 रुपये पगार भी देती रही हो।
अब यहाँ पर डेट देखना 20 अप्रैल 2007 की बात हो रही है। अब जो एडवोकेट रॉय हैं वो सुशील एंड जो सुशील के एम्प्लॉयर हैं, मतलब जिन्होंने सुशील को नौकरी पर रखा है, तो दैट मीन्स कि जो सुशील के मालिक हैं उनसे क्वेश्चन करती हैं और ये साबित कर देती हैं कि जो 1000 रुपये ट्रंक में पाए गए हैं वो शांति और शांति के भाई सुशील की कमाई हुई रकम भी हो सकती है। तो वो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन करके ये साबित कर देती हैं। अब बात आती है 14 मई 2007 की। एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, दैट मीन्स कि अब जो ये मुकदमा है ये ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, इसका जजमेंट आने को है। मीनवाइल सुशील को ये पता चलता है दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन, दैट मीन्स कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग को, एक गिरोह को पकड़ लिया है जिसमें कुछ युवा हैं। यंग मैन का मतलब क्या होता है? युवा लोग, जो छोटे उम्र के लोग होते हैं। और इंस्पेक्टर शर्मा ने उनको पकड़ा और उनके पास वो सभी ज्वेलरी मिली है जो ज्वेलरी चोरी हुई थी शिंदेज के नेबरहुड की, मतलब जो शिंदे के पड़ोसी थे उनके यहाँ से भी ज्वेलरी चोरी हुई थी और वो सारी ज्वेलरी मिली है इस गैंग के पास। और ये भी पता चला कि जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हैं उनके जो सन हैं, अब उनका जो बेटा है उस बेटे के भी कुछ फ्रेंड्स इस गिरोह में शामिल थे, इस गैंग में शामिल थे। एंड अब ये भी पता चलता है दैट मिसेस शिंदेज चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, कि जो चेन मिसेस शिंदे की गायब हुई थी वो इस गिरोह के पास है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। अब सुशील सारी ये बातें एडवोकेट रॉय को बता देते हैं, इसीलिए एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। अब एडवोकेट रॉय इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाती है और अदालत में उन्हें पेश करती है एज अ डिफेंस विटनेस, मतलब एक बचाव पक्ष के रूप में। अब जो एडवोकेट रॉय हैं वो इंस्पेक्टर शर्मा को कहती हैं, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, कि क्या इंस्पेक्टर शर्मा आप हमें वो सब चीज़ें दिखा सकते हैं एंड बता सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है, क्या क्या आपको मिला है उस गैंग के पास। अब बात आती है 50 जुलाई 2007 की। नाउ द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। अब जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने सभी गवाहों की टेस्टिमनी सुनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है जो प्रूफ के साथ पुख्ता सबूत पेश किए जाते हैं या जो सच्चाई पेश की जाती है। तो अब जज ने सभी गवाहों को सुना, सभी गवाहों के बयानों को सुना। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, अब इंस्पेक्टर शर्मा की जब गवाही सुनी उसके बाद एडवोकेट रॉय इस चीज़ पर आर्ग्यू करती हैं कि अब ये साबित हो चुका है दैट शांति इज़ इनोसेंट, कि शांति निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है एंड शी शुड बी एक्विटेड। अब उसे बरी कर देना चाहिए, उस पर सारे चार्जेस हटा देने चाहिए। अब जज कहते हैं, शांति यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, कि अब आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है एंड जो भी आपके 10,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं वो आपको वापस दिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जज ये भी कहते हैं दैट आई हैव मेड अ पॉइंट टू हाईलाइट, कि मैंने ये लिखित में इस बात पर जोर दिया है कि एसआई राव की लापरवाही की वजह से, शोडी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है लापरवाही की, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, उस बात पर ध्यान दिया जाए। फ्रॉम अबव इंसिडेंट, जो हमने अबव केस देखा, जो हमने ऊपर वाली घटना पढ़ी, उससे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है दैट 4 की प्लेयर्स प्लेज वेरी मेजर रोल इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दैट मीन्स कि 4 मुख्य लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मेन भूमिका निभाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कहा जाता है आपराधिक न्याय व्यवस्था। इसमें 4 अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे कहते हैं सरकारी वकील, डिफेंस लॉयर जिसे कहते हैं बचाव पक्ष का वकील, एंड जज जिसे कहते हैं न्यायाधीश। तो ये जो 4 अधिकारी हैं ये आपराधिक न्याय व्यवस्था में, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मेन भूमिका निभाते हैं और ये मुख्य लोग होते हैं। तो यहाँ तक हमने इन सभी का रोल पढ़ लिया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनका क्या क्या रोल होता है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। अब हम इसको थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन रोल देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम? इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, एग्जामिन करना या फिर जांच पड़ताल करना ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस, कि पुलिस की क्या भूमिका है इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, की एक अपराध की जांच पड़ताल करने में। दैट मीन्स कि अपराध की जांच पड़ताल करने में पुलिस की
क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, उसके बारे में जानेंगे। One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. Commission of the crime का मतलब है the act of committing a crime. That means कि जहाँ पर अपराध हुआ है, तो जो पुलिस है उसका एक इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि कहीं पर अगर अपराध की या क्राइम होने की शिकायत मिली है उसको इन्वेस्टिगेट करना वहाँ जाकर, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना। और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत मिलना, ठीक है। तो अगर पुलिस को कहीं पर अपराध की शिकायत मिली है तो वहाँ जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। स्टेटमेंट होते हैं बयान, रिकॉर्ड होता है दर्ज करना, और विटनेसेस का मतलब होता है जो गवाह होते हैं। अब गवाह कौन होते हैं या विटनेसेस कौन होते हैं? द पर्सन हु हैज़ सीन और हर्ड और नोज अबाउट द क्राइम। दैट मीन्स कि वो इंसान जिसने अपराध होते हुए देखा है, सुना है या जानता है अपराध के बारे में, वो गवाह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मार्केट प्लेस में किसी का मर्डर हुआ है, तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको पता है कि किसने मर्डर किया, किस चीज़ के द्वारा किया गया, नाइफ का यूज़ किया गया या फिर गन का यूज़ किया गया है। तो जो वो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो गवाह हो जाते हैं, और जब ये गवाह अपना बयान दर्ज कराते हैं पुलिस को, इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनके बयान कैसे होते हैं? ये अपनी बातें बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या होते हुए देखा, कितने बजे क्या हुआ था। तो इस तरीके से क्राइम को पूरा ये डिस्क्राइब करते हैं गवाह। अब साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस होते हैं, डिफरेंट काइंड के एविडेंसेस, जैसे कि अलग अलग जो सबूत मिलते हैं पुलिस को, उन्हें भी कलेक्ट करना ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस एक ओपिनियन बना पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, राइट, कि एक्चुअल में आरोपी कौन है। तो जो शक का दायरा है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि पुलिस अपनी एक राय बना सके। इफ़ द पुलिस थिंक, अगर पुलिस को ऐसा लगता है दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, दैट मीन्स कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो ये एविडेंसेस हैं, जो ये सबूत हैं, ये एक्यूज्ड पर्सन को सच में दोषी साबित कर रहे हैं, तो अब क्या करती है पुलिस? अब एक चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट मतलब जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि आरोप पत्र तैयार किए जाते हैं उस पर्सन के खिलाफ, और उसे फिर कोर्ट में दर्ज कर दिया जाता है उस चार्जशीट को, और फिर मुकदमा चलता है। एट स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। ये काम पुलिस का नहीं है ये डिसाइड करना कि एक पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। बस पुलिस का काम क्या है? देखिए, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, राइट, इन्वेस्टिगेशन करके सारे गवाहों के बयान लिखना, फिर सबूत इकट्ठे करना, फिर जो एक राय है वो बन जाना, और फिर आरोप पत्र तैयार करना अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ जो आरोपी है उसने सच में क्राइम किया है, तो एक आरोप पत्र, एक चार्जशीट तैयार की जाती है, फिर उसे कोर्ट में सबमिट किया जाता है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है, ओके। पुलिस ये डिसाइड नहीं करेगी कि इसको क्या सज़ा मिलेगी और ये सच में आरोपी है या सच में ये इनोसेंट है या निर्दोष है, ठीक है। तो ये डिसाइड करने का काम है सिर्फ और सिर्फ जज का। जज डिसाइड करते हैं वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। यू हैव ऑलरेडी रेड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। आप ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर दोबारा से करेंगे ताकि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ और आप इजीली समझ पाएँ कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल को हिंदी में कहा जाता है शासन, लॉ को कहा जाता है कानून, मतलब कानून का शासन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए कि जब आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, इस देश में बहुत राजा आए, महाराजा आए, ब्रिटिशर्स आए। जब इनका रूल रहा, मतलब जब इनका शासन रहा, तो इनके हिसाब से देश चलता था, और जिस का रूल होता है उस हिसाब से देश उसी इंसान के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस अब यहाँ पर किसका रूल है? हमारे देश में रूल है लॉ का, कानून का।
अब बात ये आती है कि जो कानून का शासन है, मतलब जो लॉ का रूल है, और जो पहले ब्रिटिशर्स, राजा या महाराजा का रूल रहा, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, एक तरफ है हम लॉ को रखते हैं, एक तरफ हम ब्रिटिशर्स को रखते हैं, और आर से यहाँ पर राजा महाराजा लगा लेना, एम से महाराजा लगा लेना, ठीक है। इन तीनों के जो रूल रहे हैं और जो लॉ का रूल रहा है, इसमें डिफरेंस ये है, देखिए, लॉ के शासन में एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कि सभी लोग इक्वल हैं, किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, राजा महाराजा की बात करें, तो इस टाइम पर बहुत भेदभाव होता था लोगों के साथ में, राइट। तो इन दोनों के रूल में ये डिफरेंस है कि कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं। अब कानून किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, तो इसीलिए विच मीन्स, इसी वजह से एवरीबडी और एवरीवन इज सब्जेक्ट टू अंडर द लॉ ऑफ लैंड। दैट मीन्स कि सब लोग कानून के अधीन हैं, सभी लोगों को कानून को फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ सकते। अगर आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए पनिशमेंट तैयार है। तो इसीलिए सभी लोग कानून के अधीन हैं। दिस इंक्लूड्स द पुलिस ऑल्सो। दैट मीन्स कि पुलिस भी इस कानून के अंडर आती है, इस कानून के तहत आती है, और पुलिस को भी ये लॉ एंड ऑर्डर मानने पड़ते हैं एंड फॉलो करने पड़ते हैं। Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law. Accordance with law का मतलब है कानून के मुताबिक। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सारी इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए, मतलब कानून के मुताबिक होनी चाहिए। पुलिस कभी भी कानून नहीं तोड़ सकती, चाहे वो किसी को अरेस्ट कर रही हो या फिर किसी से पूछताछ कर रही हो या फिर जांच पड़ताल कर रही हो, तो पुलिस कभी भी कानून नहीं तोड़ सकती। क्यों? क्योंकि सभी लोग, हर एक व्यक्ति कानून के अधीन है और इसमें पुलिस भी आती है, तो पुलिस की मनमर्जियाँ नहीं चल सकती। तो जब पुलिस कोई भी कार्यवाही कर रही होती है तो वो कानून के मुताबिक होती है एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। हर एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं, मानव अधिकार है, तो उसका भी पुलिस को सम्मान करना पड़ता है, उन अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है वाइल इंटेरोगेटिंग और वाइल डूइंग इन्वेस्टिगेशन। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जो पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं। द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही हो, मतलब गिरफ्तार कर रही हो, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, या फिर किसी को डिटेंशन, दैट मीन्स किसी को हिरासत में ले रही है, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं। एंड इंटेरोगेशन, दैट मीन्स जब किसी की पूछताछ कर रही होती है पुलिस, तो वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं, राइट। तो मतलब पुलिस को भी अपनी जांच पड़ताल करते वक्त कानून को ध्यान में रखना पड़ता है एंड इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं। ओके, तो ये कब कब पुलिस को फॉलो करना पड़ता है? जब किसी को अरेस्ट कर रही हो, मतलब गिरफ्तार, या डिटेंशन, दैट मीन्स हिरासत में ले रही हो, या फिर इंटेरोगेशन, या फिर किसी से पूछताछ कर रही हो। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और टू बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल कर रही हो, तो पुलिस को ये हक नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे या फिर उसे मारे या फिर उसे शूट कर दे, उसे जान से मार दे। या तो कोई छोटा क्राइम हो या कोई बड़ा क्राइम हो, पुलिस किसी को ना मार सकती है, ना टॉर्चर कर सकती है, ना शूट कर सकती है जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन, और ना ही पुलिस किसी भी पर्सन पर पनिशमेंट थोप सकती है फॉर अ पेटी ऑफेंसेस, चाहे वो छोटे से छोटा अपराध किसी इंसान ने किया हो, लेकिन पुलिस कभी भी किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती, सज़ा नहीं दे सकती। तो ऐसी गाइडलाइंस पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। चाहे किसी ने कोई बड़ा क्राइम किया हो, छोटा क्राइम किया हो, पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि वो उसे सजा दे, क्योंकि आखिर में वो है तो इंसान ही, और हम उस इंसान से उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं छीन सकते, राइट। अब यहाँ पर पढ़ते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है।
आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है एंड जो क्रिमिनल लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं उस इंसान को जो इंसान गिरफ्तार हुआ है। मतलब प्रत्येक वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आर्टिकल 22 के द्वारा एंड क्रिमिनल लॉ में ये गाइडलाइंस हैं और ये मौलिक अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, इनफैक्ट पुलिस भी नहीं छीन सकती है और पुलिस को इन फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो या किसी इंसान को गिरफ्तार कर रही हो, हिरासत में ले रही हो या पूछताछ कर रही हो। अब क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं एक अरेस्टेड पर्सन को, वो देख लेते हैं। तो पहला क्या अधिकार है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। दैट मीन्स कि हर एक उस इंसान को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि किस ऑफेंस के लिए, ऑफेंस मतलब किस कारण के लिए उसे सजा दी जा रही है, राइट, कि उसे किस वजह से सजा दी जा रही है, क्या क्राइम किया है उसने, ये जानकारी उस इंसान को देनी होती है। एंड जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मतलब उस गिरफ्तार इंसान के पास ये अधिकार है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, कि जो उसे जब उसे गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार रखता है। थर्ड जो राइट है दैट इज द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, मतलब जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है उसको अरेस्ट करने के टाइम पर, गिरफ्तारी के टाइम पर या फिर जब उसे कस्टडी में लेते हैं, कस्टडी में लेना मतलब हिरासत में जब उसे लिया जाता है तो पुलिस उस इंसान के साथ इल ट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं कर सकती है, ना ही उसको टॉर्चर कर सकती है, ना ही उसे मार सकती है, ना शूट कर सकती है। मतलब उसे किसी भी कीमत पर टॉर्चर नहीं किया जा सकता पुलिस के द्वारा। फोर्थ राइट है, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस। दैट मीन्स कि जो भी कबूलनामा, कन्फेशंस का मतलब होता है कबूलनामा, तो जो भी कबूलनामा हिरासत के टाइम पर वो इंसान करता है उस कन्फेशन को पुलिस एज अ एविडेंस यूज़ नहीं कर सकती अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और ऐसा क्यों है, देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पुलिस के दबाव में जो वो इंसान जिसने वो क्राइम नहीं भी किया होगा ना, वो भी उस चीज़ के लिए हाँ भर देता है। क्यों? क्योंकि पुलिस का डर हो जाता है, ठीक है, पुलिस के मारने पीटने का डर हो जाता है। तो इस वजह से जो इंसान ने वो क्राइम नहीं भी किया है तो वो पुलिस के डर की वजह से, उनके दबाव की वजह से हाँ भर सकता है। तो इसीलिए उस कबूलनामे को कभी भी एविडेंस के तौर पर पुलिस यूज़ नहीं कर सकती और अगर करना भी चाहेगी तो कोर्ट उसे नहीं मानेगा, क्योंकि पुलिस के दबाव में आकर भी वो इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें कबूल कर सकता है जो उसने नहीं किया हो। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वीमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। दैट मीन्स कि जो बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं एंड जो औरतें हैं उन्हें थाने में सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं सारे, ये अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार पुलिस भी उनसे नहीं छीन सकती। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मौलिक अधिकार अरेस्टेड पर्सन को देने जरूरी हैं? यस, ये फंडामेंटल राइट्स हर एक अरेस्टेड पर्सन को देने जरूरी हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है कि क्यों ज़रूरी हैं? तो उसका आंसर है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं दिए जाएंगे तो उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि पुलिस की आर्बिट्रीनेस बढ़ने लगेगी, मतलब पुलिस की मनमानी बढ़ने लगेगी। और पुलिस की मनमानी किस तरीके से बढ़ेगी, आइए उनको भी जान लेते हैं। तो सोचिए, अगर फर्स्ट फंडामेंटल राइट अरेस्टेड पर्सन को नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि पुलिस किसी को भी किसी भी क्राइम के लिए पकड़ सकती है। सेकंड फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि पुलिस उस इंसान को कितने भी टाइम तक अपने पास कस्टडी में रख सकती है। थर्ड फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि जो इंसान कस्टडी में है पुलिस के पास, उसके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है, उसे मारा पीटा जा सकता है। और अगर फोर्थ फंडामेंटल राइट अरेस्टेड पर्सन को नहीं दिया गया तो दैट मीन्स पुलिस कुछ भी कन्फेस करा सकती है उस इंसान से और उसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकती है। अगर फिफ्थ फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो विमेन का और बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है।